माय गॉड, इतना कोई कमेंट भी करता है क्या? इतना कमेंट, इतना मैसेज, मैं परेशान हो गया, तभी मैं आज बना रहा हूँ। अब आप लोगों का एग्जाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है इसका, जून सेशन के लिए। बाकी दिसंबर के लिए तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। BECS 184 के लिए ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, मैसेज किया, सर प्लीज जल्दी लाइए, प्लीज जल्दी लाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, हे भगवान। चलिए, आप लोग जब इतना वेट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए जब जिस चीज का सबसे ज्यादा डिमांड होता है, मैं वही कोड आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। ठीक, तो आपका जो ये कोड है BECS 184, जिसका टाइटल क्या है भैया? आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं डाटा का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भैया। 5 साल के अकॉर्डिंग, 5 साल के अकॉर्डिंग PY को देखते हुए जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उनको लिया गया है। और ये जो नोट्स बनाया गया है जून एग्जाम 2026 के लिए और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए, आप दोनों के लिए खास करके ना फोकस करके बनाया गया है। और चैनल में आप न्यू हो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अभी तक सॉरी, कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टा में मैसेज करके डाउट क्लियर कर भी सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके। ठीक है, ये है आपका BECS 184 आंकड़ों का विश्लेषण। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको PYQ क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेटेस्ट वाला, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर एग्जाम 2025 का। कुछ महीना पहले आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर में। इग्नू का 2 बार स्टूडेंट एग्जाम होता है, एक बार होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम क्या होता है? दिसंबर में होता है। जो स्टूडेंट्स जुलाई में एडमिशन लेते हैं और उनका एग्जाम होता है जून में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। समझ गए? तो जो स्टूडेंट्स दिसंबर वाले थे, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर आपका है। देखिए दिसंबर वाले एग्जाम का ये आंकड़ों का विश्लेषण, इसका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और इसमें 100 जो मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? अधिकतम मार्क्स इसमें 100 मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स। दोनों भागों में से आपको प्रत्येक, क्या लिखा हुआ देखिए, दोनों भागों में से प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार, जिस तरह से निर्देश दिया जाएगा उसी अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। चलिए, सबसे पहले भाग क है आपका। भाग क में है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें आपको 40 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 40 नंबर। तो ये आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापकों की, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग जो मीन निकालते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, तो वो केंद्रीय प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग विभिन्न मापकों की व्याख्या करने के लिए कहा रहा है। और इसमें से औसत, माध्यिका, बहुलक के बीच क्या 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 संबंध है, संबंध को बताने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये है। और वो ये भी पूछा गया कि वह परिस्थितियां बताइए जहां माध्य का बहुलक उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है, तभी आपको 20 मार्क्स दे रहे हैं। कितना अच्छा है ना। और उसके बाद है प्राथमिक आंकड़ा का संकलन की विधियों का संक्षेप। तो प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप बताओ। इस सब 6 नंबर में आपका पूछा गया, ये एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नियोजन एवं व्यवस्था में आने वाले सोपानों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये जो है 2 नंबर में, ये 2 नंबर में जो दिया है क और ख दोनों बनाएंगे तो आपका 20 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, शून्यक परिकल्पना तथा वैकल्पिक परिकल्पना में भेद कीजिए, बताइए कि परिकल्पना के सत्यापन में आप क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, यह हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन 4 है, साझा सूचकांक क्या है, व्याख्या कीजिए, साझे सूचकांक की रचना किस प्रकार करते हैं। तो इसमें टोटल भाग क में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको कोई 2 ही बनाना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में कोई 2 बनाना है और दोनों क्वेश्चन में आपको 20 नंबर मिलेंगे, तो टोटल 40 मार्क्स हो जाएगा। 4 में से कोई 2 बना लीजिए, ठीक है, जो सही है। फिर आपका आता है भाग ख, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और इसमें इसी में आपका 60 नंबर मिल जाएगा आपको। पहला तो आपको पूछ लिया गया है कि एक दंड चित्र तथा आयत चित्र में भेद बताइए, कि भाई एकल दंड चित्र क्या होता है और इसमें आयत चित्र क्या होता है, दोनों के बारे में बता दीजिए, डिफरेंस बता दीजिए। और अग्रांकित आंकड़ों के आधार पर क्या कीजिए, आयत चित्र बनाइए। ठीक,
यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग जो दिया है यहाँ डाटा 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रायिकता भी दे दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ठीक दे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। ठीक है, डाटा भी दे दिया। ठीक, दूसरा छठा नंबर में आपका है यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि परिकल्पना में पी मान विधि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न अगर बनाएंगे उसमें 12 नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 12 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप लिखना है, 2 पेज 2.5 पेज ऐसे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, 2 2.5 पेज तक आंसर रखना है। ठीक है, चलो फिर आपका आता है यानी कि एक अच्छा यानी इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ा हो ना 12th में उसको ही यहाँ पर समझा, मतलब थोड़ा कोई हार्ड भी तो नहीं है, हार्ड भी नहीं है, 12th के अकॉर्डिंग सही है, समझ में आ गया। और सहसंबंध एवं कारण प्रभाव में भेद कीजिए, व्याख्या कीजिए कि चरों x इक्वल टू कारण y इक्वल टू प्रभाव के बीच संबंध का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं इसके बारे में। उसके बाद फिर पूछा गया द्वितीयक आंकड़े के स्रोतों और उनकी सीमाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर पूछा गया आपका बहुचर आंकड़े के विश्लेषण की तकनीक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर आपका पूछा है 10 नंबर में वे तकनीक समझाइए जिनसे गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। फिर पूछा निर्धारक गुणांक की संकल्पना और उसके निहितार्थों का व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आपके 11 क्वेश्चन यहाँ हो गए। उसके बाद 12वां नंबर में किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है और एक प्रश्न में सोच लो, अगर देखो 12 नंबर मिलते हैं तो 3 प्रश्न में 4, एक एक प्रश्न में 4 नंबर, तो इसके बारे में आपको टिप्पणी देना है। देखो 4 नंबर मिल रहा है तो एक पेज लिखिए, है ना। विश्वास्यता, केंद्रित सीमा, प्रमेय, यादृच्छिक चर, मानक त्रुटि, आंकड़ों के प्रकार, ये सब। तो टोटल आपके देखिए कितना क्वेश्चन है वहां के बाद 12 नंबर तक है। ठीक है, कितना नंबर तक? 12 नंबर तक। कहाँ से भैया 12 नंबर तक? 5 नंबर से 12 नंबर तक। ठीक है, 5 नंबर से आपके 12 नंबर तक है। इस तरह से 7 8 क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन पूछ के 5 नंबर से 12 नंबर तक में। तो 8 क्वेश्चन में आपके जो है कि कोई भी 4 क्वेश्चन और बचा। ठीक है, कितने और कोई 4 सॉरी 12 नंबर दे रहा था ना, सॉरी एक में कितना दे रहा था? 12, 5 क्वेश्चन और। तो भाई इसमें से आपको देखिए 8 क्वेश्चन दिया है, 8 में से कोई भी 5 और बनाने थे आपके। जो आपको 5 सही लग रहा है उसे आप बनाइए, 5 60 नंबर इधर हो गया। तो ये आपने क्या देखा? क्वेश्चन पेपर देखा तो अच्छा लगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन देखिए, BECS 184 का ये आंकड़ों का विश्लेषण, इनमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डाटा दिया रहेगा, तो डाटा के बारे में अच्छा नॉलेज। देखिए हम लोग बचपन में जो पढ़े थे 9th में 10th में, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छोटे हल्का फुल्का पढ़े जो भी, लेकिन 12th में जो पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। तो डाटा, इसमें हम लोग को यह समझना है भाई कि डाटा क्या होता है। ये जो आंकड़ा का विश्लेषण करेंगे उसके लिए हमें डाटा पता होना चाहिए। ठीक है, डाटा क्या होता है? तो डाटा 2 प्रकार के होते हैं, ये पता होना चाहिए। प्राइमरी डाटा है ना, प्राइमरी डाटा। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा होता है कि जो खुद से इकट्ठा किया गया डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा होता है कि जो पहले से इकट्ठा किया रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। डाटा डाटा फिर देखो इसमें और चीज देखने को मिलेगा, ये चीज सीखने मिलेगा। तो इसमें क्या, पहला तो डाटा के बारे में आपको नॉलेज इसमें मिलेगा, डाटा। दूसरा इसमें आपको सीखने को मिलेगा डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डाटा कलेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं? सर्वे के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से और इंटरव्यूज के माध्यम से, क्वेश्चनियर के माध्यम से। फिर आपका इस पे हम लोग इस पे और आगे क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? डाटा को समूहों में बांटते हैं, टेबल्स बनाते हैं। फिर इसमें हम लोग ग्राफ करना है ना, बार ग्राम डायग्राम है ना, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इनको भी देखेंगे, लाइन चार्ट इनका भी। फिर इसमें से आपको आपको ये भी देखने को मिलेगा मीन ना, स्टैटिस्टिक्स में मीन स्टैटिस्टिक्स हो और वहाँ मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मतलब
औसत, मध्यका और बहुलक, ठीक है? अगर ये चीज़ अगर आप स्टैटिस्टिक में हो, अगर ये चीज़ नहीं पढ़े हो तो बेकार ही है ना। उसके बाद फिर मेजर, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अब देखो कुल मिला के हम लोग जो सीखने वाले तो समझ गए कि ये सब चीज़ है उसमें, बट आँकड़ों का विश्लेषण का क्या मतलब होता है? तो आँकड़ों का विश्लेषण का मतलब होता है डाटा को इकट्ठा करना। क्या? डाटा को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, उसका अध्ययन करना, उससे सही निष्कर्ष निकालना। ठीक है? ये क्या होता है भैया आँकड़ों का विश्लेषण होता है। ठीक है? सो ये समझ गए। अब ये समझ गए तो क्वेश्चन अब हम लोग को समझ में आएगा। अब देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, गणितीय प्रतिमान से क्या अभिप्राय है? गणितीय प्रतिमान से क्या अभिप्राय है और गणितीय प्रतिमान में शामिल विभिन्न चरणों को उदाहरण से बताइए। चलिए अब समझते हैं। गणितीय प्रतिमान का अभिप्राय। गणितीय प्रतिमान एक ऐसी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक दुनिया रियल वर्ल्ड की किसी जटिल समस्या या स्थिति को गणितीय भाषा के रूप में समीकरणों में तो इस तरह में हम लोग बदलते हैं। ठीक है? किसी दुनिया के कोई भी नॉलेज को, समस्या को, स्थिति को किसके रूप में? गणितीय लैंग्वेज के रूप में, समीकरणों में, इस तरह से हम लोग उसको बदलते हैं। ठीक है? समझने के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य समस्या को गहराई से समझना, उसका एनालिसिस करना और भविष्य की प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स की सटीक भविष्यवाणी करना। ये सब हम लोग गणितीय प्रतिमान में करते हैं। ठीक है? यह भौतिकी, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग में निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और गणितीय प्रतिमानन के विभिन्न चरण की बात करें तो पहला तो आपका वास्तविक दुनिया की समस्या की पहचान करना है। इसमें सबसे पहले उस समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है जिसका समाधान खोजना है। उदाहरण के लिए मान लो कि हमें किसी शहर में अगले 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का क्या करना, अनुमान लगाना है। किसी शहर के लिए 10 वर्षों का जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाना है, तो इसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, इसके देखो ये हम लोग प्रतिमान के अकॉर्डिंग तो हमने देखो पहले तो ये डिसाइड कर लिए कि हमें करना क्या है। इसमें क्या डिसाइड किया कि हमें 10 सालों में अपना जनसंख्या वृद्धि निकालना है। तो पहला तो ये कर लिए। दूसरा स्टेप में समस्याओं का निरूपण। इसमें समस्या से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण चरों की पहचान की जाती है और उनके बीच के संबंधों को दर्शाने के लिए गणितीय समीकरण बनाए जाते हैं, जिसमें से जो समीकरण है वो इसके अकॉर्डिंग P2 इक्वल टू P0 इंटू ERT। ठीक? तो जहाँ जो P है, P0 जो है वो क्या है? वर्तमान जनसंख्या। R क्या है? R वृद्धि दर और T क्या है? समय है। ठीक? और दूसरा तीसरा चरण है गणितीय मॉडल का समाधान। गणितीय उपकरणों, आकलन, समाकलन, बीजगणित या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उन समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक है? उदाहरण के लिए T है आपका 10 वर्ष, R है आपका 0.02 और ये P10 है आपका। P10 का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो P ये सब दे दिया है, P जो है वो 10 के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पर फ़ॉर्मूला दिया हुआ है ना, PT, PT दे दिया है, इसी फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला जो दिया है, इसी फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो ये। चौथा, परिमाणों की संख्या। गणितीय हल को वापस वास्तविक दुनिया की भाषा में अनुवादित किया जाता है। उदाहरण यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि गणित के अनुसार 10 साल बाद शहर की जनसंख्या 20% बढ़ जाएगी। चरण 5 में मान्यता, और ये सब हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई, उसकी उसी का क्या लिख रहे हैं? चरण लिख रहे हैं। या जो क्वेश्चंस था ना, ये क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, 20 नंबर वाला ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ क्या-क्या आ रहे हैं? अलग-अलग चरण में गणितीय परिमाण को कैसे देखेंगे? वही बात है, तो अलग-अलग चरण बताना है, तो ये चरण बस याद रख लीजिए। कभी भी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक? उसके बाद अंत में क्या, मॉडलों की सटीकता को जाँचने के लिए वास्तविक डेटा के साथ इसकी तुलना की जाती है और यदि मॉडल गलत परिणाम देता है तो चरण 2 वापस
जाँच कर चरों में सुधार किया जाता है। तो देखिए ये स्टेप दिया गया है कि भाई गणितीय प्रमाण के अकॉर्डिंग आपको निकालना कैसे है, ठीक है? तो ये कुछ चरण थे, ये समझ गए चरण, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि तर्क क्या है? आंकड़ों के विश्लेषण में तर्क की मूल बातें जानना क्यों आवश्यक है? देखो, जब हम किसी आँकड़ा को निकालेंगे, किसी डेटा को निकालेंगे, किसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे, तो भैया वो चीज़ सच्चाई ना करेंगे। ये थोड़े ना है कि हम किसी चीज़ का डाटा निकालेंगे, तो क्या वो गलत डाटा निकालेंगे? क्या वो फेक डाटा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे ना। जब उसका गलत डाटा, कोई फेक डाटा नहीं निकालेंगे, तो इसका मतलब कि हमें सत्य निकालना होगा, फेक तरीके से निकालना होगा, तर्क के साथ निकालना होगा। तो वही बात है, चलिए समझते हैं। तर्क पहला जो आपके देखिए क्वेश्चन में आपका साफ-साफ कहा है तर्क क्या है? तो सबसे पहले हम तर्क के बारे में ही समझ जाते हैं। तर्क जो है कि दर्शन शास्त्र और गणित की वह शाखा है जो सही और वैध जो सही हो फैक्ट और वैलिड निष्कर्ष निकालने के नियमों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। समझ में आ रहा है? इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो उपलब्ध तथ्यों मतलब कि सच्चाई जो भी आपने जुटाया है और जो-जो आपके पास सबूत है उनके आधार पर सही सोच विचार करके किसी सटीक निष्कर्ष तक पहुँचने की प्रक्रिया को ही तर्क कहा जाता है। तो किसी चीज़ का एनालिसिस करोगे, किसी चीज़ का डाटा निकालोगे, उसको तभी एनालिसिस करोगे, तभी उसको सही तरीके से आप किसी के सामने रख पाओगे जब तक आपके पास पूरी तरह से कन्फर्म आप नहीं हो जाते, हर तरह का सबूत, सच्चाई नहीं मिल जाता, वो किसी को भी वो चीज़ किसी के सामने आप नहीं रख सकते, आप निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सकते, है कि नहीं? है ना? किसी को तब दोगे जब आपके पास सटीक सब तर्क के साथ निकल जाए। और तर्क 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। एक निगमनात्मक तर्क, दूसरा क्या? निगमनात्मक जो तर्क है, वो क्या है? समान से विशेष की ओर जाता है ना? और जिसे डिडक्टिव लॉजिक कहा जाता है और दूसरा आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव लॉजिक, ये विशेष सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर जाता है और ये सामान्य से विशेष की ओर जाता है और विशेष से ये सामान्य की ओर जाता है। समझ गया? और इसमें आँकड़ों के विश्लेषण में तर्क की आवश्यकता क्यों पड़ता है? ठीक है? अब ये भी समझना है, क्योंकि भ्रामक निष्कर्षों से बचाव ज कोई झूठा, कोई फेक चीज़ों से बचाव के लिए इनका यूज़ किया जाता है। आँकड़े अक्सर धोखा दे सकते हैं ना, आँकड़े हो सकता है कि कभी-काल धोखा दे दें, लेकिन ये अगर हम उसको अच्छा से एनालिसिस करें, तार्किक क्षमता नहीं है, अगर एनालिसिस सही से एनालिसिस नहीं करेंगे, तर्क नहीं हम पता करेंगे, तो वो हमें गलत ही डाटा प्रोवाइड कराएगा, है कि नहीं? तो वह सहसंबंध, कोरिलेशन को ही एक कारण कारण मान सकता है। तर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि 2 घटनाएँ एक साथ घटित हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एक घटना दूसरी का कारण है ना? तो जब एक साथ 2 घटना घट रहा है, ज़रूरी नहीं कि ये जो घटना घट रहा है, वो दूसरा की वजह से घट रहा है कि नहीं? ऐसा, ठीक है? हो सकता है वो अलग भी हो, तो इसीलिए तर्क लगाया जाता है। तो परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सांख्यिकी में जब हम शून्य परिकल्पना अ और वैकल्पिक परिकल्पना की परीक्षण कर लेते हैं, तो डाटा को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का पूरा आधार गणितीय तर्क पर क्या होता है, टिका होता है। और तार्किक ढाँचा ही तय करता है कि जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, इनका वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक? उसके बाद डेटा की संरचना और सफाई डेटा सेट में आउटलेयर्स या फिर विसंगतियों को पहचानने के लिए तार्किक सोच की आवश्यकता होती है और तय यह तय करना कि कौन सा डेटा उपयोगी है और किसे हटाना है, ये तर्क के द्वारा ही संभव है। उसके बाद आपका आता है इसमें निर्णय लेना, ठीक? जब हमें डिसीज़न तक पहुँच जाते हैं, भाई सच्चाई तक पहुँच जाते हैं, तर्क हम लगा लेते हैं तो हमें निर्णय लेना पड़ता है ना? डिसीज़न मेकिंग विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है एनालिसिस के बाद अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है निर्णय लेना और विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य व्यापार या समाज के लिए निर्णय लेना है। तर्क यह सुनिश्चित करता है कि डेटा के पैटर्न से निकाले गए जो व्यापारिक निष्कर्ष है, वो ठोस है, तार्किक है और लागू करने योग्य है या फिर नहीं। ठीक है? ना कि केवल संयोग, ठीक? समझ में आ गया है? इस तरह से ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, एक उपभोक्ता जब 2 वस्तुएँ को खरीदता है, एक वस्तु X दूसरा वस्तु Y, तो जहाँ कीमतें जो है कि
10 प्रति किलोग्राम और 5 प्रति किलोग्राम है, यदि वह दोनों वस्तुओं को खरीदने में 20 रुपया ही खर्च करता है, तो क्या प्रति किलो की औसत कीमत क्या होगा? औसत कीमत इसका निकालना है, ठीक है? तो इसको कैसे हल करेंगे? यह प्रश्न सांख्यिकी में हरात्मक माध्य या फिर हार्मोनिक मीन है ना, ये या फिर इसको हम बोल सकते हैं भारित औसत के अनुप्रयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार कुल मिलाकर 20 रुपया खर्च करता है उपभोक्ता, कितना रुपया खर्च करता है भैया? 20 रुपया। यह मान लेना यह मान लेना उचित और तार्किक है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं एक्स और वाई पर समान राशि यानी 10-10 खर्च करता है। ऐसा तो नहीं हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि हर दोनों का क्या है, अलग-अलग रेट है दोनों का, है ना? दोनों का अलग-अलग रेट है केजी के अकॉर्डिंग, ठीक? क्योंकि जब व्यय समान होता है तब औसत कीमत ज्ञात करने के लिए कुल व्यय को कुल खरीदी गई मात्रा से भाग दिया जाता है। जैसे कि मान लो वस्तु एक्स का विवरण देखें तो कीमत प्राइस ऑफ एक्स है आपका 10 रुपया प्रति किलोग्राम और इस पर जो खर्च किया गया है 10 रुपया खर्च किया गया, ठीक है? तो खरीदी की मात्रा जो होगा वह वह अपन कीमत, समझ में आ गया? वह अपन कीमत, तो खर्च किया गया और उसका कीमत क्या था? तो खर्च किया गया भैया 10 रुपया और कीमत भी जो था इसका 10 रुपया था, तो इक्वल टू 1 है, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 1 किलोग्राम हुआ, ठीक। अब वस्तु y का देखते हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे। इसका y है क्या है भाई? कीमत है रुपया 5 प्रति किलोग्राम, है ना? 1 किलोग्राम का 5, तो भाई इसमें खर्च हम लोग किए हैं कितना? 10 किए हैं। तो खरीदी गई जिसमें मात्रा जो होगा वही होगा वह बटे कीमत, मतलब खर्च किया है भाई कितना? 10 और कीमत कितना है भाई? कीमत 5 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 नहीं 10, 2 आएगा, ठीक है? तो 2 किलोग्राम यहाँ हुआ, तो कुल गणना अगर हम लोग करें तो भाई कुल गणना हो जाएगा, है ना? रुपया 10 किस पर? एक्स पर, और रुपया 10 वाई पर। तो ये कितना? 20 रुपया इन्होंने खर्च किया। लेकिन इसमें कुल मात्रा जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें है इस 10 रुपया में 1 किलो भाई कोई एक वस्तु पर खर्च हुआ, और दूसरा वाई में जो खर्च किया गया उसमें 2 किलो आया। टोटल जो मात्रा आया इसका 3 किलोग्राम आया, ठीक। तो आप समझ गए, खर्चा 20 हो गया कुल और मात्रा 3 किलोग्राम आया। तो इसकी औसत कीमत का अगर हम लोग सूत्र लगाएं तो औसत कीमत होता है क्या स्टूडेंट्स? कि कुल खर्च बटे कुल मात्रा। तो औसत कीमत तब निकल जाएगा, कुल खर्च हमारा हुआ है 20 रुपया और कुल मात्रा है हमारा 3। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा 6 पॉइंट, है ना, 6 डॉट डॉट इस प्रकार कुछ आएंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए प्रति किलो औसत कीमत रुपया 6.67 है। रिपीट हो रहा तो भाई इसके जगह हम 7 दे सकते हैं, तो 6.67 प्रति किलोग्राम, है ना? तो आपने क्या देखा भाई? नोट यहाँ क्या ये क्या भाई? यदि उपभोक्ता 20 रुपया में कोई अलग अनुपात खर्च करता है तो उसकी कीमत बदल जाएगी, लेकिन सांख्यिकी समस्याओं में डिफ़ॉल्ट रूप से व्यय को समान माना जाता है कि नहीं? इससे जिससे हरात्मक माध्य का सूत्र 2ab, है ना, 2ab अपॉन a प्लस b, है ना, 2ab अपॉन a प्लस b भी लागू हो जाता है, ठीक। इस तरह से आपने यहाँ पर आप जब देखोगे तो सेम आपका वैल्यू यहाँ पर जो निकल गया है 6/67। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b। तो आप देखो 2ab 2 गुना a 10 b 5, ठीक है? 2 था ना x और y, तो इस तरह से आप लिखा उसके बाद आपका कितना टोटल, तो भाई जोड़ देंगे इसको, a प्लस बी हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी। a कितना है भाई? 10 प्लस 5, ठीक है, यही ना? 10 प्लस 5 15 हो गया, 10 प्लस 5 15। इसको क्या हो गया? तो यहाँ कितना हो गया? तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? इधर हो जाएगा ना, तो 10 पचे 50 दूनी 100, 100 समझने की कोशिश करो, 100 बट्टा में यहाँ कितना है? 15 है, 10 से 15। तो जब इसको भाग करेंगे 15 चक्के 60, 15 पचे 15 छक्के 90, है ना? 15 छक्के 90 दशमलव देंगे, फिर इसी तरह लेंगे, फिर हमारा दशमलव देंगे तो 6 से होगा, फिर इसी तरह चलते रहेगा, तो यहाँ पर वही वैल्यू आपका आ गया। समझ में आ गया? चलिए ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में है संयुक्त सूचकांक शब्द से आपका क्या अभिप्राय अभिप्राय है और सरल श्रेणी अनुक्रम पद्धति द्वारा संयुक्त सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया उदाहरण सहित बताइए। संयुक्त सूचकांक का अभिप्राय एक संयुक्त सूचकांक समझिए संयुक्त सूचकांक क्या है। तो एक संयुक्त सूचकांक वह सांख्यिकीय माप है जो किसी एक वस्तु के बजाय वस्तुओं या फिर चरों के एक पूरे समूह ग्रुप ऑफ एटम्स में समय स्थान अन्य विशेषताओं के संदर्भ में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को क्या करता है, मापता है। उदाहरण के लिए थोक मूल्य सूचकांक या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सूचकांक है क्योंकि वे अनाज, कपड़े, ईंधन आदि कई वस्तुओं के औसत मूल्य परिवर्तन को दर्शाते हैं कि नहीं। मतलब ये समझो जो थोक करते हैं फिर या उपभोक्ता होते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, अनाज, कपड़े, ईंधन आदि को कई वस्तुओं के औसत मूल्य एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग है ना परिवर्तन को इसका क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और सरल समूहीकृत पद्धति की बात कर इसमें अगर देखें द्वारा सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया की बात करें तो कैसे, यह सूचकांक बनाने की सबसे आसान विधि है कौन, सरल समूहीकृत पद्धति। इसमें जो कि करेंट ईयर जो होता है चालू वर्ष की सभी वस्तुओं की कीमतें के कीमतों के कुल योग को आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर की सभी वस्तुओं की कीमतों के कुल योग से भाग जाता है। मतलब समझे जो करेंट ईयर है उनके कुल वस्तुओं के है ना सभी वस्तुओं की कीमतों के जोड़ को, ठीक है, जब इन दोनों से जोड़ लेंगे तो उनके जो सबसे बेस ईयर है आधार वर्ष है उनसे क्या करेंगे, उनके सभी कीमतों की उस समय की कीमत और अभी की कीमत को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कुल कीमतों के, और फिर 100 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक कुछ इस प्रकार आप इसको ले सकते हो, ठीक, और इसका फॉर्मूला इस प्रकार ये होते हैं, ठीक। तो इसको देखते हैं, ये मान लो वस्तु है और इसका आधार वर्ष और ये चालू वर्ष है। तो गेहूं का आधार वर्ष 2015 में इसका जो वैल्यू था, इसका जो कीमत था भाई गेहूं का वो था 20 रुपीज, और चालू वर्ष जो अभी जो चल रहा है गेहूं की कीमत कितना है, 30 रुपीज। तो P0 ये बेस वर्ष को दर्शाता है, तो P0 और ये P1, ठीक है, मतलब ये अभी के अकॉर्डिंग चालू वर्ष के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये समझना ये बेस वर्ष और ये करंट ईयर, ठीक। तो अब देखो ये बेस ईयर करंट ईयर के अकॉर्डिंग है। अब देखो गेहूं का 15 में 20 था तो 2023 में इतना हो गया, चावल 40 था तो अभी के डेट में 50 हो गया, ठीक है, और दाल 80 था तो अभी के डेट में 120 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सबको जोड़ा गया ऊपर से, तो कुल 20 40 80 है ना। तो अब देखो जोड़ेंगे 20 40 60 60 और 80 कितना 140, तो कुल कितना हो गया आधार वर्ष का 140 है ना, और कुल क्या हो गया करंट का 200, 30 20 50 और 120, इस 50 और 30 कितना हो गया 80 80 और 120 200, है ना, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त सूचकांक है ना P0 और 1 तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखा उस तरह का नहीं गया है, ठीक है। संयुक्त सूचकांक क्या, संयुक्त सूचकांक भाई इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, तो इसका हमारा कितना आया था भाई, करंट ईयर को ऊपर रखेंगे और जो बेस ईयर है उसको नीचे करेंगे, बेस ईयर में हमारा 140 था उसको नीचे कर दिया, गुना कर दिया 100 से, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, ठीक। अब इसको काटेंगे तो ये देखो ऐसे कट भी नहीं रहा है, तो नहीं कटेगा तो हम इसको पॉइंट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट में निकाल लेंगे, कुछ इस प्रकार आपका आ जाएगा, कहीं निकाल के अगर देखिएगा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए वैसे 14 को ये भाग कर दीजिए, या तो जीरो यहाँ 10 यहाँ जीरो तो और बच गया है, तो यहाँ कितना 2000 है, ऊपर में 2000 200 गुना ये 10 2000 है, भाग करेंगे 10 से, देखिए 14 से हम लोग भाग करेंगे, है कि नहीं। अभी आपने क्या देखा,
कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, कट मिटा दिया ना। देखो 200 बट्टा यहाँ लिखता हूँ बीच में, 200 बट्टा कितना है 140 है ना, अपॉन 200 200 अपॉन 140 इंटू हम लोग का 100 कर रहे हैं, जीरो जीरो कैंसिल, तो 200 इंटू 10 कितना हो गया 2000, और 14 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 14 से 2000 को 14 से डिवाइड करेंगे, हमको यहाँ तक पहुँचना है ना। चलो एक बार सही सही लिख लेते हैं साफ साफ, ठीक है। 14 1 जा 14, 6 बचा 0, 14 4 जा 14 4 जा कितना 56, 14 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 4 जा 56, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा भाई 4 बचा, ठीक है, कितना बचा 4 बचा, ये तो 5 कैंसिल हो गया, अब 4 बचा, अब एक जीरो और है, ठीक है। 14 2 जा 14 2 जा 28, 14 3 जा ज़्यादा हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो 14 2 जा लिया 28, तो इस तरह से आप कर ही लेंगे, तो 142 तक आपने पहुंचा। इसी तरह जब डिवाइड करेंगे तो 142 दशमलव है ना 85 हो जाएगा, 142.85 आपका यहाँ पर हो गया। इस तरह से आप लोग निकालेंगे। तो इसमें व्याख्या क्या पता चला आपका, यह परिणाम दर्शाता है कि आधार वर्ष 2015 की तुलना में 2023 में इन वस्तुओं की कीमतों में सामूहिक रूप से 42.85% की वृद्धि हुई है, ठीक। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देख लिया, और अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रति चयन ढांचा क्या है, किसी सर्वेक्षण की योजना बनाने और उसे व्यवस्थित करने में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। पहले तो प्रति चयन ढांचा बताना है, ये क्या है। तो प्रति चयन ढांचा को इंग्लिश में बोलता है सैंपलिंग फ्रेम। तो प्रति चयन ढांचा उस पूरी आबादी टारगेट पॉपुलेशन की एक भौतिक या डिजिटल सूची या फिर नक्शा या रिकॉर्ड है, जिसमें वास्तविक नमूना चुना जाए, है ना, चुना जाना है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह सूची है जिसमें उन सभी व्यक्तियों, घरों या फिर वस्तुओं के नाम और संपर्क विवरण होते हैं जिनका अध्ययन किया जाना है। यदि किसी कॉलेज के छात्रों का सर्वेक्षण करना है तो कॉलेज का उपस्थिति रजिस्टर एक प्रतिचयन ढांचा होगा। एक अच्छा प्रतिचयन ढांचा सटीक, अद्यतित यानी अपडेटेड और पूर्ण होना चाहिए। तो एक सफल सर्वेक्षण की योजना बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करने के लिए योजना बनाने और उसे व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न चरणों को देखना पड़ेगा। पहले तो उसे सर्वेक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना होगा। सबसे पहले यह स्पष्ट रूप से तय किया जाता है कि सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है और इससे कौन सी जानकारी प्राप्त करनी है। उद्देश्य सटीक और सीमित होने चाहिए। दूसरा, लक्षित आबादी को परिभाषित करना, यह तय करना कि कौन से लोग या फिर इकाइयां अध्ययन के दायरे में आएगी, जैसे कि 18 से 25 वर्ष के युवा। प्रतिचयन ढांचे और नमूने का चयन, आबादी की सूची तैयार करना और उपयुक्त नमूनाकरण तकनीक चुनना, इसके साथ ही नमूने का आकार भी तय किया जाता है। अगला, प्रश्नावली का निर्माण, डेटा एकत्र करने के लिए सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है। बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण से पहले इसका पूर्व परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। फिर आपका 5वां नंबर में डाटा संग्रह विधियों का चयन किया जाता है। यह तय करना कि डाटा कैसे एकत्र किया जाएगा और व्यक्तिगत साक्षात्कार, फेस टू फेस, है ना, खुद फेस टू फेस मिलकर, टेलीफोन करके, ईमेल करके, ऑनलाइन फॉर्म करके, इसके माध्यम से डाटा संग्रह किया जाएगा, है ना, इकट्ठा किया जाएगा। कहाँ कैसे हुआ, यहाँ पर क्या, खुद मिलकर या फिर टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए, ऑनलाइन के जरिए, ठीक है, इस तरह से। और छठा है क्षेत्रीय कार्य और डाटा एकीकरण। प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा वास्तविक लोगों से संपर्क करके भी डाटा एकत्रित किया जाता है और इस चरण में गुणवत्ता नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला 7वां नंबर डाटा प्रसंस्करण और विश्लेषण। प्राप्त डाटा की सफाई, कोडिंग और सांख्यिकी सॉफ्टवेयर एसएपएसएस एक्सेल के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका 8वां में रिपोर्ट तैयार किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग निष्कर्षों और परिणामों को ग्राफ, चार्ट और विस्तृत माध्यमों से हितधारकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अंडरस्टैंड? इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सहसंबंध का अर्थ कार्य कारण नहीं है। सहसंबंध का अर्थ कार्य कारण नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो आंसर आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति में सहसंबंध का अर्थ कार्य कारण नहीं है। सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि दो चर एक साथ बढ़ते या फिर घटते दिखाई देते हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक चर दूसरे चर में बदलाव का कारण बन रहा है। सहसंबंध को कारण न मानने की विस्तृत कारण भी है। तीसरे चरण की समस्या। अक्सर दो चरों के बीच का संबंध किसी तीसरे छिपे हुए चर के कारण होता है, जो दोनों को प्रभावित कर रहा होता है। प्रसिद्ध उदाहरण की बात करें, गर्मियों के दौरान समुद्र तटों पर आइसक्रीम की बिक्री, साख के हमलों के बीच एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि आइसक्रीम खाने से क्या शार्क हमले करती है? अब बताओ। ऐसा तो थोड़ी ना है कि अगर तो आप आइसक्रीम खाओगे और उस समय आपको कोई शार्क हमला करेगा, तो आप कर कुछ रहे हो, आपका काम हो कुछ रहा, ऐसा थोड़ी ना है। आप मार्केट में, बीच रोड में, अब मान लो बीच रोड में आप चलोगे, तो गाड़ी ठोकेंगे ना, ये तुरंत कि बीच रोड में चलोगे लोग फूल बिछा देंगे, हैं? तो पब्लिक एरिया में बीच रोड में आप चलोगे तो फूल बिछा देंगे? नहीं ना। इसी तरह से तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तीसरा चर क्या है? गर्मी का मौसम है, और वो जिसके कारण वो आइसक्रीम को खा रहे हैं। ठीक? और समुद्र में तैरने भी ज़्यादा जाते हैं। ठीक? अगला है सघटना या फिर संयोग। कभी-कभी दो पूरी तरह से आवंटित डेटा सेट में गणितीय रूप से उच्च सहसंबंध दिख सकता है, जो महज एक इत्तेफाक भी होता है। मान लो अमेरिका में निकोलस केज की फिल्मों की संख्या और पूल में डूबने से होने वाली मौतों के बीच एक बहुत ही उच्च सांख्यिकीय सहसंबंध देखा गया है। मतलब कि उस समय वहाँ पे जो दिखाया गया उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी सच में हो गया। ये भी एक क्या होता है? संयोग होता है। मान लो कि जो मूवी में देखा और वही सच में उसी प्रकार कुछ कहानी हो जाना, ये क्या है? रियलिटी को दिखाता है ना? सहसंबंध देखा गया, यह एक शुद्ध संयोग है और इनमें कोई कार्य कारण नहीं है। ठीक इस तरह से उल्टा कार्य कारण। कभी-कभी यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कौन-सा चर कारण है और कौन-सा प्रभाव। तो एजर्शन के अकॉर्डिंग जब ए के कारण बी हो रहा है और या बी के कारण ए हो रहा है, मतलब डिप्रेशन और बेरोजगारी के बीच सहसंबंध अगर देखा जाए, तो लेकिन क्या बेरोजगारी का कारण डिप्रेशन हो गया, है ना? बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन हो गया, या फिर डिप्रेशन के कारण उसकी नौकरी छूट गई, ऐसा तो नहीं है ना? तो मतलब कि दोनों भी हो सकता है, वैसे दोनों हो सकता है कभी-कभी। जैसे मान लो बेरोज़गारी होने पर डिप्रेशन में आया और डिप्रेशन होने पर उसका नौकरी छूट गया। ऐसा भी है कि किसी चीज़ का डिप्रेशन हुआ और उसका नौकरी छूट गया। तो यहाँ पर सहसंबंध यह नहीं बता सकता, ठीक है? तो यह सहसंबंध यहाँ पर ये नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि ऐसा भी सिचुएशन आपका हो रहा है, लेकिन यहाँ सहसंबंध ये नहीं बता सकता। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, अब तक बहुत कुछ समझा बट फिर भी बहुत कुछ नहीं समझा। समझ के भी नहीं समझा, ऐसा हो सकता है। कमेंट करना कि सही-सही बोल रहे हैं। यहाँ सहसंबंध की बात करते हैं। तो ये सहसंबंध आखिर ये जो अभी हम लोग बोल रहे हैं सहसंबंध, आखिर ये क्या होता है? सहसंबंध क्या होता है? स्टूडेंट्स समझिए, सहसंबंध किसी 2 चीज़ों के बीच रिलेशंस को बताता है। 2 चीज़ों के बीच क्या बताता है भाई? कॉमन रिलेशंस को बताता है। वही क्या होता है? सहसंबंध होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरिलेशन। क्या? कोरिलेशन। अब मैं इसके एक एग्जांपल को बताऊँ, मान लो किसी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आप इसको समझाऊँ, जब लोगों की इसमें आय बढ़ती है, मान लो कोई व्यक्ति है, वो पहले कमाता था 20,000, ठीक है? परिवार थे 5,
20,000 था, परिवार थे 5, तो खर्चा करके पैसा नहीं बचता था और जो भी सामान लेता था बहुत कम दाम में, है ना? मतलब खर्च कम करता था, कम, है ना? अब 5 लोग भाई हो, 20,000, बहुत कुछ खाना-पीना 5 लोगों का, है ना? बहुत कुछ देखना पड़ता है, पढ़ाई-लिखाई, हेन-टेन बहुत कुछ। तो 20,000 था, 5 लोगों को देखना, ये कहीं न कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो खर्च तब क्या करता था, 20,000 के अकॉर्डिंग भाई पैसा बहुत कम था, तो खर्च भी कम करता था। अब वही आदमी पढ़ लिख कर उनमें से कोई ऐसा है कि जो सफल बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, मान लो टीचर बन गया, ठीक है? अब टीचर बन गया, तो वो अब कमा रहा है 1,70,000, 80,000 लाख रुपया, 70-80 हज़ार कमा रहा है और लोग वही है 5 लोग। 70-80 हज़ार कमा रहा है, 5 लोग हैं। अब यहाँ पे बताओ क्या खर्च बढ़ेगा या घटेगा? तो अब देखो अब तो खर्च बढ़ेगा। अब तो भाई वैसे कम खर्च नहीं करेंगे, अब तो आराम से लाइफ़ जिया जाएगा, सेटल हो गया, है ना? अच्छा से पूरा परिवार को देखेंगे। टीचर बन गया तो भाई 70-80 हज़ार, 70-80 हज़ार यही है। अच्छा पैसा है और खर्च भी अच्छा करेंगे। इसका मतलब क्या समझे, जब आय बढ़ा, जब लोगों में क्या होगा भाई, किसी घर में, किसी फैमिली में आय बढ़ा, तो वो खर्च भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक? अब वो अब क्या वो सब कुछ बराबर पे ले रहे हैं, जो मन हो रहा है वो खरीद रहे हैं, जो लेने का मन हो वो ले रहे हैं। अब सोचना नहीं पड़ रहा, पहले सोचना पड़ता था, ठीक है? तो अब आय बढ़ने से खर्च बढ़ा, अब आय कम था तो खर्च भी कम था, यही होता है कोरिलेशन। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो कमेंट करो सर समझ में बहुत अच्छा से आ गया। चलिए, सहसंबंध हमें केवल यह बताता है कि 2 चर एक साथ कैसे हैं, चलते हैं। यह आगे और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक प्रारंभिक सुराग तो हो सकता है, लेकिन किसी ठोस कार्य कारण संबंध को सिद्ध करने के लिए नियंत्रित प्रयोग और वैज्ञानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। अब यहाँ पे टी बंटन की विशेषताएं और सांख्यिकी समस्याओं को सुलझाने में उनके प्रयोगों की व्याख्या कीजिए। टी, तो यहाँ पे टी बंटन स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन का परिचय। तो विलियम सीली गोसेट द्वारा टी बंटन एक प्रायिकता वितरण यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रसामान्य बंटन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के समान ही होता है, लेकिन इसका उपयोग तब किया जाता है जब नमूने का आकार बहुत छोटा हो। ठीक है, आप देख सकते हो, यानी कि छोटा कितना, अब ये इनके 30 के अकॉर्डिंग भी ये छोटा है नमूने का आकार। तो और जनसंख्या का मानक विचलन पॉपुलेशन क्या हो, अज्ञात हो। ठीक है, तो टी बंटन की प्रमुख विशेषता इसमें क्या होगा, घंटे का आकार और सममित, घंटी के आकार का और सममित। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रसामान्य बंटन की तरह टी बंटन भी माध्य मीन जीरो, मीन इक्वल टू जीरो के चरों और पूरी तरह से क्या है, सम्मित होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखो, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर समझें स्टूडेंट्स, आप लोग ये कंफ्यूज जरूर होते होंगे, ये टी बंटन का मतलब क्या हुआ। टी बंटन मतलब टी बंटन मतलब स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ। देखो, टी बंटन मतलब आप टी का मतलब कुछ और नहीं समझना, टी बंटन का मतलब स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही हुआ, क्योंकि देखो ये विलियम विलियम देख सकते हो सीली, विलियम सीली गोसेट द्वारा ही पहले से ही इसमें टी का मतलब स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो ध्यान रखना, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल टी बंटन का क्या मतलब होता है, टोटल स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? तो यह एक सांख्यिकी वितरण है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब जब क्या समान या फिर सैंपल नमूना इनको छोटा नमूना को छोटा हो या फिर जनसंख्या का मानक विचलन हो, ये सब क्या करना पड़ता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसमें टी बंटन का क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें टी बंटन की विशेषताएं क्या हुआ। तो देखो, टी बंटन की विशेषता की बात करें तो स्टूडेंट यह एक घंटी या फिर बेल के आकार का होता है टी बंटन, जो ठीक या फिर नॉर्मल डिस्टोशन की तरह काम करता है। यह सममित होता है या में सिमेट्रिकल होता है। टी बंटन क्या होता है, सिमेट्रिकल, बचपन बड़े थे ना, सिमेट्रिकल अर्थात ये दोनों और समान होता है। टी बंटन क्या होता है, दोनों और समान होता है। इसकी विशेषता मैं बता रहा हूँ। तीसरा,
कि इसमें इनका जो माद होता है टी बंटन में, वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। और छोटे जो सैंपल होते हैं उनके लिए ये अधिक उपयोगी भी होता है टी बंटन। नमूने का आकार बढ़ने पर ये टी बंटन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। ठीक है, तो देखो टी बंटन का उपयोग जो है कि यूज किसमें, क्वेश्चन पूछा गया ना, इसके प्रयोग। तो टी बंटन का अगर प्रयोग की बात करें तो ये परिकल्पना परीक्षण के लिए भी यूज किया जाता है। परिकल्पना परिकल्पना परीक्षण के लिए यूज किया जाता है, जिसे हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कहा जाता है। समझ में आ गया। और दूसरा तो इसका प्रयोग छोटे-छोटे जो सैंपल होते हैं इनके विश्लेषण के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग औसत निकालने के लिए किया जाता है, औसत का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीआई निकालने के लिए भी किया जाता है, जो इस पे बारंबारता में, ठीक। तो इस तरह क्या के कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ आ गया? तो आप समझो, क्या समझे कि टी बंटन जो है कि एक महत्वपूर्ण, टी बंटन सांख्यिकी में क्या है भाई, एक महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण है, जिसका उपयोग छोटे-छोटे सैंपल और अज्ञात मानक का विचलन के लिए, स्टैंडर्ड का विचलन के लिए किया जाता है। समझ गए? तो यही है, यही चाह रहे थे हम आपको। यहाँ यही समझना चाह रहे थे। ठीक, बाकी ये आप रट लोगे, याद कर लोगे, इसको समझ लोगे। संयुक्त सूचकांक क्या है? संयुक्त सूचकांक की रचना में रचना में शामिल विभिन्न चरणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए संयुक्त सूचकांक हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि नहीं? यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ना, जैसा कि प्रश्न 4 में यह बताया गया, संयुक्त सूचकांक एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी एक वस्तु के बजाय संबंधित वस्तु के एक बड़े समूह के समग्र मूल्य या फिर मात्रा में समय के साथ हुए परिवर्तन, है ना, एक बेस ईयर और एक करंट ईयर के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे थे। तो संयुक्त सूचकांक की रचना में शामिल विभिन्न चरण की अगर बात करें तो अ, ये एक सटीक और विश्वसनीय सूचकांक बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी विदों को निम्नलिखित अवैज्ञानिक चरणों का पालन करना पड़ता है। पहला, सूचकांक का उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। सबसे पहले यह स्पष्ट करना होता है, यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या स्पष्ट करना चाहिए कि जो सूचकांक है ये क्यों बनाया जा रहा है। और सूचकांक मतलब इंडेक्स, इसको हिंदी में समझे तो इंडेक्स, तो ये क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह महंगाई मापने के लिए या फिर शेयर बाजार की स्थिति मापने के लिए तो नहीं तो नहीं यूज़ किया जाता है ना? क्या स्थिति मापने के लिए तो यूज़ नहीं किया जाता है, या उद्देश्य ही तय करने के लिए तो नहीं किया जाता है, या फिर आगे कौन-सा डाटा चुना जाएगा इसके लिए तो नहीं यूज़ हो रहा है ना? इस तरह से देखा जाता है। दूसरा, आधार वर्ष का चयन किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, इस पे किस पे भाई आधार वर्ष का भी चयन किया जाता है, किस पे? ये जो आपने देखा क्वेश्चन में, सूचकांक में, संयुक्त सूचकांक में आधार वर्ष को भी देखा जाता है और करंट ईयर्स को भी देखा जाता है। ये देखो कहाँ गया? हाँ, ठीक। तुलना करने के लिए एक ऐसा वर्ष चुना जाता है, यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ का तुलना करते हैं ना, किसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना, ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, है ना? तो उसमें बेस ईयर को करंट ईयर के अकॉर्डिंग क्या करना, तुलना किया जाता है, ठीक है? और हमेशा 100 माना जाता है, मल्टीप्लाई में उसको तो ना, ऊपर हम लोग करंट ईयर रखते हैं, नीचे क्या करते हैं हम लोग, बेस ईयर रख के मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तभी पता चलता है हमें, ठीक? ये हम लोग देखे। वस्तुओं और सेवाओं का चयन किया जाता है। आबादी के उपभोक्ता पैटर्न की प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं का चयन करना। एक आम आदमी के सूचकांक में आटा, चावल, दूध, किराया और परिवहन जैसी आवश्यक चीज़ें शामिल होंगी, ना कि लग्ज़री कारें, ठीक? उसके बाद कीमतों का संग्रहण। चुनी गई वस्तुओं की कीमतों का डाटा एकत्र करना, यह थोक मूल्य हो सकता है या फिर खुदरा मूल्य, जो सूचकांक के उद्देश्य पर निर्भर करता है, और कीमतें विश्वसनीय बाजारों और एजेंसियों से ली जानी चाहिए। पांचवा है भार का निर्धारण। ये सब पॉइंट आप लोग जरूर लर्न करना। सभी वस्तुओं का महत्व समान नहीं होता। एक गरीब परिवार के लिए गेहूं का महत्व जूतों से ज्यादा होता है, इसलिए अ,
उपभोक्ता के बजट में वस्तु के महत्व के अनुसार उन्हें सांख्यिकीय भार दिए जाते हैं। छठा है उपयुक्त सूत्र का चयन। अंत में डाटा को एक सूचकांक संख्या में बदलने के लिए एक गणितीय सूत्र चुना जाता है, जैसे लेस पेयर, पासे या फिर फिशर का आदर्श सूचकांक। फिशर के सूत्र इसको देख लो, ठीक है। ये वही है, बेस ईयर करंट ईयर के अकॉर्डिंग है, समझ में आ गया। इंटू 100 को सबसे सटीक माना जाता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आंकड़ों से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े के बीच अंतर बताएं। देखिए आ गया ना प्राथमिक आंकड़ा द्वितीय आंकड़ा, यहाँ पे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। एक क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क को आयोजित करने में शामिल विभिन्न चरण बताइए इसके। चलिए, आंकड़ों से आपका क्या अभिप्राय भाई? आंकड़ा वे होते हैं वे कच्चे तथ्य, संख्याएं, माप या फिर विवरण है जिन्हें किसी विशिष्ट उद्देश्य या विश्लेषण के लिए एकत्र किया जाता है। आंकड़े किसी भी सांख्यिकी जांच का आधार होते हैं। बिना आंकड़ों के कोई भी शोध या फिर निष्कर्ष संभव नहीं होता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े के बीच में डिफरेंस अगर देखा जाए, प्राथमिक आंकड़ा ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधान कर्ता द्वारा पहली बार विशेष रूप से अपने शोध के लिए लिया जाता है, ठीक। और ये वे आंकड़े हैं जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा। तो सेकेंडरी आंकड़ा में क्या होता है? मान लो कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, जैसे कि जो हम गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी वर्क हो गया है ना, प्राइमरी के अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा। और जो उसका बना के उसमें खरीद के जो उसे खरीद के क्या करता है भाई? मिठाई बनाता है, पेड़ा बनाता है ना? इस तरह से ये सब क्या मिठाई पेड़ा मतलब मिठाई बना लिया, पनीर बना लिया, है ना? तो ये सब चीज़ बना के बेचता है, दही बना लिया, तो ये सब बना के बेचता है, तो ये सेकेंडरी डाटा में चले जाएगा ये सब चीज़। वही है, समझिए। ये वही है, आप अगर उसको समझिएगा ना, ये नोट्स लेके समझने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा आपको, ठीक है? गैर चयन त्रुटि क्या है? इसके विभिन्न स्रोतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। गैर प्रतिचयन त्रुटि इसमें सांख्यिकी में त्रुटियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, प्रतिचयन त्रुटि और गैर प्रतिचयन त्रुटि। गैर प्रतिचयन त्रुटि वह त्रुटि है जो डेटा संग्रह, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण या फिर प्रसंस्करण के दौरान मानवीय गलतियों या फिर प्रणालीगत खामियों के कारण उत्पन्न होती है। यह त्रुटि पूर्ण गणना जिसमें पूरी आबादी शामिल हो और नमूना सर्वेक्षण दोनों में मौजूद हो सकती है। नमूना का आकार बढ़ाकर इस त्रुटि को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए डाटा संग्रह प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। गैर प्रतिचयन त्रुटि के विभिन्न स्रोत की बात करें, तो पहले हम प्रतिक्रिया त्रुटि की बात करें। यह तब होता है जब उत्तरदाता जानबूझकर या फिर अनजाने में गलत जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति से आय के बारे में अगर पूछा जाए तो वह यह आयकर के डर से इसके टैक्स लेने वाले के डर से अवास्तविक आय कम बता सकता है। यह गंभीर प्रतिक्रिया त्रुटि है। गैर प्रतिक्रिया त्रुटि क्या है? यह त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब सर्वेक्षण के लिए चुने गए कुछ लोग प्रश्नावली उत्तर देने से इनकार करते हैं ना, और सर्वेक्षण के समय घर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। जब सर्वेक्षण करने जाते हैं तो लोग गलत बात बताते हैं। अगर उसके घर में अगर 4 बच्चा 10 बच्चा हो, सॉरी 10 बच्चा नहीं भैया, अगर उनके पास 4 बच्चा हो तो वो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि 2 बच्चा है हमारे पास, या फिर वो भाग ही जाएँगे कि भाई नहीं हम नहीं बताएँगे ये बात वो बात, वही सब बातें। ठीक है? वो सही बात नहीं बताएँगे। और दूसरा, तो ईमेल के सर्वेक्षण में 10,000 में से 200 ही लोग जवाब देंगे। आप सोचो, सही बात है। अगर ईमेल के द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा तो बहुत सारे लोग इनमें जवाब नहीं दे पाएँगे, क्योंकि हर कोई ईमेल यूज़ नहीं करना जानता। जो 800 लोग जवाब नहीं देंगे उनकी राय तो छूट जाएगा, और ये अंतिम परिणाम पूरी तरह से पक्षपाती ही हो सकता है। दूसरा, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कभी-कभी अ, कभी-कभी इंटरव्यूअर जो होता है साक्षात्कार तक साक्षात्कार कर्ता
सॉरी, आप ये नहीं सोचना कि सर बोल नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूस बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं ना, काम करा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझना, साक्षात्कार करता, ठीक है? तो आप लोग कहीं ये समझ रहे होंगे सर बोल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना, कंटिन्यू आप कभी लगातार बोलते रहोगे ना, तो कभी-कभी आपका भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा इसके लिए सॉरी। तो साक्षात्कारकर्ता अपनी शारीरिक भाषा, टोन या फिर प्रश्न पूछने के तरीके से उत्तरदाता को एक विशेष उत्तर देने के लिए प्रभावित कर देता है। उदाहरण, यदि कोई साक्षात्कारकर्ता आक्रामक तरीके से पूछता है, आप इस शानदार उत्पाद को पसंद करते हैं या ना? तो उत्तरदाता दबाव में आकर हाँ कह सकता है। भले ही वह उसे पसंद ना करता हो, तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, अगर आक्रामक तरीके से पूछा जाता है, मतलब कि डरा के, धमका के अगर पूछा जाता है तो। ठीक? प्रसंस्करण और डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ, तो प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री एरर्स के बारे में अगर बताया जाए, तो डाटा एकत्र करने के बाद जब उसे कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है, तब होने वाली टंकन, है ना? यानी टाइपिंग या फिर कोडिंग की गलतियाँ। उदाहरण, किसी व्यक्ति की 25 वर्ष है, किसी व्यक्ति आयु 25 वर्ष है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर गलती से उसे 52 टाइप कर दिया है, तो भाई वो तो गलती ही हो जाएगा ना। सो दोषपूर्ण मापन उपकरण। अब देखो इसमें क्या होता है, यदि उपयोग की जाने वाली प्रश्नावली भ्रामक यानी झूठा या फिर वैज्ञानिक उपकरण दोषपूर्ण है, तब ये दोषपूर्ण मापन उपकरण ये हो जाता है, ठीक? उदाहरण के लिए वजन मापने वाले मशीन में खराबी होने के कारण सभी बच्चे का वजन उनके वास्तविक वजन से 2 किलो अधिक दर्ज हो जाना। मतलब ऐसा होता है ना, कभी-कभी वजन मापने वाला मशीन खराब होता है, तो मान लो आपका वजन है 5 केजी, सॉरी 5 केजी यार, मैं भी ना क्या पढ़ाते-पढ़ाते ना क्या, मान लो आपका वज़न है 25 केजी, सपोज़ दैट 25 केजी, किसी का है 30 केजी, 72 केजी, 72 केजी, है ना? किसी का 42, किसी का 32, तो इस तरह का वज़न है, उसमें दिखा रहा है, अगर आपका वज़न है मान लो 30 केजी, तो अब वहाँ पे जो देख रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे 40 दिखा रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि वास्तविक आपका रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है ना? ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग इस वीडियो में ना यहीं तक रखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर तक रखते हैं, ठीक? 10 नंबर तक हम लोग समझ गए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे 11 नंबर से। अब 11 नंबर से कोशिश करेंगे कंप्लीट कर देने का नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग तब तक सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तभी मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो दे पाऊँगा, सेकंड पार्ट बना पाऊँगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं बनाऊँगा, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनूँगा। ज़रूर करना सपोर्ट, देखता हूँ 1-2 दिन में जो भी हो कोशिश करूँगा, अगर आज आज से कल तक में आपका आ जाए, तो मैं जल्दी ही आपका ये सेकंड पार्ट बना दूँगा, और ये आप लोग जाके ये नोट्स परचेज़ कर लो व्हाट्सएप के थ्रू, देन बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग खुद से भी वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन्स पेशेंस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड ऑल द बेस्ट।